Yes, a very good morning to all of you. Till now we have studied a meter bridge which is based on principle of Wheatstone bridge. Okay. Yesterday we were studying, हाँ एक मिनट बेटा, अब क्लियर है? चलिए, yesterday we were studying पोटेंशियोमीटर. उसमें आपको थोड़ा सा प्राइमरी सर्किट मैंने एक्सप्लेन किया था. पहले तो मैंने ये बता दी थी आपको कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, एक्यूरेटली. ठीक है, वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देता है, वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली सही होती है, एक्यूरेट नहीं होती है. ठीक है, लेकिन क्योंकि वोल्ट मीटर ईजी टू हैंडल है, छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी लगा दो फटाक से रीडिंग मिल जाती है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम वोल्ट मीटर को यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, बट अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपके पास है पोटेंशियोमीटर. क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में होता है एक 8 to 10 मीटर लॉन्ग वायर जो कि या तो कॉन्स्टेंटिन का बना होगा, अदरवाइज मैंगनीन का बना होगा, और उस वायर को हम एक 1 मीटर बोर्ड पर इस तरह से सेट कर देते हैं ताकि एक वायर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे, इस तरह से उसकी लेंथ को हम सेट कर देते हैं ताकि वो, अगर हम सिंगल वायर को एक्सपैंड करेंगे तो 8 मीटर लॉन्ग हमारा डिवाइस हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट किया. कॉम्पैक्ट करने का मतलब कि हमने क्या किया, उस 8 मीटर वायर को या 10 मीटर वायर को 1 मीटर की लेंथ में पीसेस में डाला. 1 मीटर अगेन 1 मीटर अगेन 1 मीटर, इस तरह से 1 मीटर के 8 पीसेस डाल दिए. फिर उन पीसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया यूजिंग अ ब्रास स्ट्रिप. ठीक है, और उस सर्किट में यानी हमने उस पूरे अपैरेटस को क्या कर दिया, एक तरह से कॉम्पैक्ट कर दिया. ठीक है, अब वहाँ पर हमने जब पोटेंशियोमीटर की बात की थी तो हमने थोड़ा सा प्राइमरी सर्किट के बारे में भी डिस्कस किया था. ठीक है, उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं. तो प्राइमरी सर्किट क्या होता है, जैसे ये आपका, आप मान लीजिए कि दिस इज़ योर पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है. इस पोटेंशियोमीटर वायर की आपको लेंथ पता है, इस आई मस्ट राइट कैपिटल है. इस पोटेंशियोमीटर वायर की आपको लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है, इसका रेसिस्टेंस आपको पता है, और इसकी रेसिस्टिविटी भी आपको पता है. ठीक है, यानी जो कॉन्स्टेंटिन वायर हम ले रहे हैं, हमें लेंथ पता है कि भाई हम 8 मीटर का वायर ले रहे हैं या 10 मीटर का वायर ले रहे हैं. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हैं. कैसे? यूजिंग स्क्रू गॉज. लास्ट ईयर आप लोगों को बताया है कि स्क्रू गॉज को यूज़ करके कैसे किसी भी थिन वायर का डायामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्क्रू गॉज को यूज़ करके हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. रेसिस्टेंस इस वायर का आपके लिए नोन होगा, निकाल सकते हैं. किससे निकाल सकते हैं? रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो फिक्स होती है. रेसिस्टिविटी कॉन्स्टेंटिन की जो होती है वो यूज़ करके आप रो एल बाई ए, 8 मीटर वायर है तो उस पूरे वायर का टोटल रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें नोन हैं. अब इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हमें क्या करना है, बेसिकली प्राइमरी सर्किट का काम होता है टू develop a potential difference, or I must say to develop a potential gradient across the potentiometer wire. इस प्राइमरी सर्किट का काम क्या है? ठीक है, प्राइमरी सर्किट का काम है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर या इसके अंदर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप करना. ठीक, so what is the use of primary circuit? Use of primary circuit is to set up a potential gradient across the potentiometer wire. अब ये potential gradient क्या है समझते हैं इसको. देखो, पहले तो प्राइमरी सर्किट बता दूं फटाफट. प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, ये आपका 10 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटिन वायर है या पोटेंशियोमीटर वायर है. इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई जिसको हम ऑक्सिलरी बैटरी या स्टैंडर्ड सेल भी कह सकते हैं. ये हमने एक रियोस्टेट लगा दिया RH. ठीक, और इसके अक्रॉस हमें, अगर प्राइमरी सर्किट का हमें करंट भी चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पर एक अमीटर लगा दिया ताकि करंट को मेजर कर सकें. और एक की हो गई आपके पास K. जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, स्टैंडर्ड सेल से करंट मूव करेगा. स्टैंडर्ड सेल से करंट इस तरह से मूव करेगा और इस सर्किट के अंदर
फ्लो होगा। ठीक, सर्किट के अंदर फ्लो होगा, या यूँ कह लीजिए कि इस वायर के अक्रॉस फ्लो होगा। ठीक, कितना करंट फ्लो होगा, तो उसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो देखो हमें पता है कि अगर इस स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है ई, ठीक, हालांकि ये वो सेल नहीं है जिसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर के हमने 3 यूजेस की बात की थी। पहला तो टू डिटरमिन ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेकेंड to find the ratio of EMF of 2 cells, and third to find internal resistance। उन तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले वन सेल का, प्राइमरी सेल का क्या फाइंड आउट करना, EMF। ठीक है, उसके लिए ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया। इस प्राइमरी सर्किट की वजह से करंट कितना आया सर्किट में, करंट I जो यहाँ इस पाथ में फ्लो हो रहा होगा, जो आपको मीटर की रीडिंग मिलेगी, वो क्या होगा, वो I किसके इक्वल होगा, EMF E, या आई मस्ट से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दो टर्मिनल ही होगा, क्योंकि सेल क्या है, ये वाली जो बैटरी है ये क्या दे रही है, करंट फ्लो करा रही है, तो ये EMF मैं कह रही हूँ, हालांकि ये क्या होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, तो E डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का, तो रियोस्टेट का रेसिस्टेंस RH और इस वायर का रेसिस्टेंस R। ठीक, तो कितना हो जाएगा, R प्लस RH दोनों सीरीज में है, और हमें पता है कि सीरीज में रेसिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगा प्राइमरी सर्किट में, वो कितना हो जाएगा, E ओवर R प्लस RH। ठीक, अब यहाँ पर AB वायर का कुछ रेसिस्टेंस है, और हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के साथ वेरी होता है। क्यों वेरी होता है, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक, यहाँ पर इस वायर के लिए आप रो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंटन का वायर ले लिया, और कॉन्स्टेंटन का जो वायर आपने लिया है उस वायर का फिक्स रेसिस्टिविटी रहने वाली है। आप जो वायर ले रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम, ये हम मान कर चलते हैं, और यही होता है कि उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। ठीक, फिक्स होना चाहिए हर जगह पर। तो रो और एल तो कांस्टेंट हो गए, तो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, जितनी लेंथ आप सर्किट में यूज़ कर रहे हो उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये जो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। अब रेसिस्टेंस अगर लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप किसी सर्किट में कितना होगा, तो करंट तो उसमें सेम जा रही है, लेकिन जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। समझ में आई ये बात? भाई हम कोई रेसिस्टेंस लगाते हैं तो उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वैल्यू अगर दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज़ में है, दोनों रेसिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में हैं तो एक बार सोच कर देखो कि अगर उन दोनों रेसिस्टेंसेस को आप सीरीज़ में लगा रहे हैं तो टोटल करंट तो सेम ही जाएगा, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है, और करंट सेम है तो V इज इक्वल टू IR होता है। क्या होता है? IR। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, I तो कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस पर। अब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जहाँ पर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा। सही बात है? ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि रेसिस्टेंस हम रो L बाई ए पूरा नहीं ले रहे हैं, रो और ए कांस्टेंट है, तो हम क्या ले रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L, और क्योंकि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L है और यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू R, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, इसको यूज़ करके, इसको और इसको यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इस वायर में, वो पोटेंशियल ड्रॉप इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? इसकी लेंथ के। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यानी कि यहां से यहां तक पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप अपने आप होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे वायर में यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल
पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो है। लेकिन अगर इसके किसी बीच के पॉइंट में देखें तो उस बीच के पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ अलग मिलेगा आपको। और जैसे जैसे आप इस वायर में आगे जाते जाएंगे तो जितनी लेंथ इस वायर की यूज़ होती जाएगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हो क्या रहा है, जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, वो पूरा का पूरा उस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। लेकिन लेंथ के साथ साथ वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक, वो लेंथ के साथ साथ डिक्रीज होने का मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एक वायर है और यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यूँ कह दें। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात और यहाँ पर आप समझ लें। क्या कि अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस V पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक, क्या मान लेते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB, ठीक, और ये क्या था, करंट इन प्राइमरी सर्किट, करंट इन प्राइमरी सर्किट, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो इस वायर के अक्रॉस होगा, तो मान लेते हैं कि V पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक, तो किसके बराबर होगा, इसके अंदर से पास होने वाले करंट मल्टीप्लाइड बाय इस वायर का टोटल रेसिस्टेंस, IR के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR है, ठीक। तो यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, I की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं E ओवर R प्लस RH, ये वैल्यू रख दें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है किसके अक्रॉस, इस वायर पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, ठीक है, वो कितना हो रहा है, I इंटू R, यानी कितना हो जाएगा, E बाय R प्लस H मल्टीप्लाइड बाय R, यानी ये वैल्यू क्या कर दोगे आप, ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, ठीक। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है जिसको समझ लेना बड़े ध्यान से, दैट इज, इसको यहाँ लिखती हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी बात अभी तक हम कर रहे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज V अपॉन लेंथ ऑफ वायर इज L, ठीक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या मतलब हुआ इसका, एक बार समझाती हूँ मैं आपको। देखो, ये है आपका वायर, ठीक। इस वायर में आप यूँ मानो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है आपकी फॉर एग्जांपल 5 मीटर, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ठीक। और इस वायर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 50 वोल्ट फॉर एग्जांपल, ठीक। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 50 वोल्ट, और इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ठीक। हमने इस पूरे वायर के अक्रॉस यहाँ पर देख लिया कि भाई दोनों तरफ हमारे पास कैलकुलेशन आ गए कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, 50 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर K क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, ठीक, यानी ये K आ गया आपके पास 10 वोल्ट पर मीटर, यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ कोर्स सी बात है वोल्ट पर मीटर होगी, वोल्टेज अपॉन लेंथ है, ठीक। लेकिन इसको क्योंकि हम लेंथ नॉर्मली सेंटीमीटर्स में भी मेजर करते हैं, इसलिए कई बार इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, K की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट पर मीटर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पर दिखने में तो आपको छोटा दिख रहा है, इसके मैं 5 डिविजन्स करती हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 एंड 5 मीटर।
इसका मतलब ये है K की वैल्यू 10 का मतलब क्या है कि 1 मीटर वायर में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये 50 वोल्ट पर है और B पॉइंट है, ये 0 वोल्ट पर है। पोटेंशियल क्या है वहाँ पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 50 वोल्ट, ठीक। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मतलब कि यहाँ पर आप 1 मीटर लेंथ चलेंगे तो आपके वायर में 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की आप बात करें तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया, 50 माइनस 10, 40 वोल्ट पर मीटर। यानी यहाँ पर 50 वोल्ट था, यहाँ तक चले तो 10 वोल्ट घट गया, ड्रॉप हो गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पर 40 वोल्ट। और आगे चले तो यहाँ आ गया 30 वोल्ट, और 1 मीटर चल गए तो यहाँ आ गया 20 वोल्ट, यहाँ पहुँचे तो इट रिमेन 10 वोल्ट्स, और यहाँ पर पहुँचे तो 0। समझ में आई बात, नहीं आई? व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आगे की बात समझ में आएगी। समझ में आई बात? यानी अगर यही चीज़ पर सेंटीमीटर दी होती तो आप यूँ कहते कि 1 सेंटीमीटर चले तो उतना ड्रॉप हुआ, 2 सेंटीमीटर चले तो उतना ड्रॉप हुआ। इस तरह से पर कितना वोल्ट ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? क्लियर हो गई होगी ये बात? किसी के दिमाग में कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लें। ठीक, इसका मतलब क्लियर है। चलें आगे। यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, चलो, तो यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ये चाहे समझ में आए नहीं आए, ये वाली बात समझ में आनी ज़रूरी है। ये वही बात बोल रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट लेंथ, जिसमें इसकी यूनिट दे रखी है, जैसे वोल्ट पर मीटर दे रखी है, तो 1 मीटर में उतना ड्रॉप हो रहा है, 1 मीटर आप चले तो इतना ड्रॉप हो रहा है। अगर यही बात वो वोल्ट पर सेंटीमीटर में दे देता तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर चलने पर उतना ड्रॉप होता है। जैसे इसी को मैं अगर सेंटीमीटर में लिखूँ तो अपॉन 500 करूँगी, और अपॉन 500 करूँगी तो वो आ जाएगा 0.5 पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पर 0.5 ड्रॉप होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से, सॉरी 0.05 आएगा वो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को, और ये बात क्लियर हो गई तो अब चलते हैं हमारे सेकेंडरी सर्किट पर। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दी। अब इसी का सेकेंडरी सर्किट बनाएंगे हम। इसका मतलब एक बात और, प्राइमरी सर्किट का यूज़ क्या है? तो प्राइमरी सर्किट इज यूज्ड टू डेवलप पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट across potentiometer wire, across potentiometer wire। इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप करना ही किसका काम था? प्राइमरी सेल का। ठीक, इसीलिए हमने ये सेल लगा दिया। हर सेटअप में ये प्राइमरी सेटअप चेंज नहीं होगा, चाहे आप ईएमएफ निकाल रहे हैं किसी एक सेल का, चाहे आप किन्हीं सेल्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं उनके ईएमएफ्स का, या फिर आप इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, हर केस में प्राइमरी सर्किट आपका यही रहने वाला है। ठीक, क्योंकि उसका काम है क्या? पर यूनिट लेंथ वोल्टेज ड्रॉप डिसाइड करना। ठीक, चलिए चलें आगे। और इसका प्रिंसिपल भी क्या आएगा? यहाँ पर इसका प्रिंसिपल भी लिख लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी यही है क्या? कि पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, क्योंकि हम यही तो कह रहे थे, लेंथ जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको आप वैसे भी कह सकते हो कि रेसिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, तो जो V है
आई तो कांस्टेंट हो गया इस सर्किट में क्योंकि आपने यहाँ से वोल्टेज फिक्स कर दिया, रेसिस्टेंस ये वाला वेरिएबल रेसिस्टेंस फिक्स कर दिया, इसका रेसिस्टेंस फिक्स है, तो फिर क्या रह गया, तो फिर अब इसका वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, इसकी लेंथ पर, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग ही रेसिस्टेंस वेरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, चलिए, तो अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एलैबोरेट कर रही हूँ। अभी तक प्राइमरी सर्किट की बात की, अब इसमें आ जाएगा आपका सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, चलें आगे। चलिए, देखिए, अब यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दे रखा है K इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। अब पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल आपका था I करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है और इस वायर का रेसिस्टेंस था R। क्या था इस वायर का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसका था R। ठीक है, तो I इंटू R V की जगह लिख दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अपॉन L, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप पोटेंशियल अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू करंट अक्रॉस द सर्किट, प्राइमरी सर्किट मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस पता है वो लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय L टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, I बाय L को तो अलग से लिख लिया, रेसिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी रिटन एज रो, लेंथ ऑफ वायर इज L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो लेंथ ऑफ वायर L है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज I रो बाय A। यानी आपको ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार पोटेंशियल ड्रॉप दे अक्रॉस द वायर, वो रेसिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट भी दे सकता है। अगर वो ये दे रहा है तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, एक से ही निकाले हैं। क्लियर? चलें आगे। ठीक, अब ये फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको मिटा के और फिर यहीं पर सेकेंडरी सर्किट बना रही हूँ प्राइमरी सर्किट के साथ। ठीक है, उसको एक्सप्लेन मैं साइड में करूँगी, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, मिटा दें। चलिए, देखो, यहाँ पर सेकेंडरी सर्किट में आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड EMF ऑफ अ सेल। क्या करना है, हमें किसी सेल का EMF फाइंड आउट करना है। कोई सेल आपको गिवन है, आप बाज़ार से खरीद लाए, उसके ऊपर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि अगर आपको एक सेल दे दिया जाए और ये नहीं बताया जाए कि इसका EMF कितना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करना, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट जोड़ देना। ठीक, ये तो दिख रहा है क्या क्या जोड़ना है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, या यूँ कह लीजिए कि ये जो A पॉइंट है जहाँ पर ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, वहाँ पर उस सेल का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे आप। ठीक, ये वो सेल है जिसका EMF आपको फाइंड आउट करना है। मैं कह देती हूँ इसको E1। ठीक है, क्योंकि E हम इसको कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, E1। ठीक है, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि जब आप सर्किट बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी बैटरी का जिस टर्मिनल पर चाहे पोटेंशियोमीटर के यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, जिस टर्मिनल पर पॉजिटिव जुड़ा है उसी टर्मिनल पर आप जो सेल जिसका EMF आपको फाइंड आउट करना है उसी का आप पॉजिटिव जोड़ेंगे। क्लियर? अब आपने इसको जोड़ दिया, फिर इससे आप लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे एक जॉकी के साथ। सिंपल सर्किट है, कुछ भी नहीं है। क्या किया, जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था उसी टर्मिनल पर हमने जोड़ दिया हमारे जिस सेल का हमें EMF फाइंड आउट करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और उसके अक्रॉस हमने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा और गैल्वेनोमीटर को जोड़ के ले गए हम सीधे जॉकी तक। ठीक, अब जॉकी से हमें करना क्या है, देखो, हमें इसका EMF फाइंड आउट करना है ना।
चलो अब एक बार के लिए इस सर्किट को आप भूल जाओ, ठीक। इस पाथ को देखो, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है स्मॉल l, जहाँ पर जॉकी ने टच किया वहाँ तक की लेंथ कितनी है, स्मॉल l, ठीक। जॉकी जहाँ टच कर रहा है वहाँ की लेंथ अगर स्मॉल l है तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है k, जिसको हम कह रहे हैं V/L, है ना। तो L लेंथ पर कितना होगा, K × L, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट × L, यही होगा, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई डाउट है, पूछ लीजिए फटाफट। चलिए, तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L कितना हो जाएगा, K × L। अब इस पाथ में, इस छोटे से पाथ में जिसको मैं यहाँ बना रही हूँ, ये पॉइंट हो गया आपका C, तो A से C, ये A, ये C, यहाँ पर सेल का आपका पॉजिटिव, और ये गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया आपका जॉकी, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे कि ये जो AC के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, K × L, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस V1, है ना। और इसका EMF क्या है, E1, ठीक है। तो जब हम गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर जॉकी को किसी भी लेंथ पर टच नहीं कराना है, आप पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जब आप जॉकी को टच कराएंगे तो एक बार के लिए क्या होगा कि आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आएगी, फिर इस साइड टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर आएगी। इसका मतलब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बीच में कहीं, ठीक। और आपको वही जॉकी को उठा कर अलग अलग पॉइंट पर रख कर आपको नल पॉइंट निकालना है। और नल पॉइंट पे जब आपने जॉकी को रख दिया, है ना, जब आपने नल पॉइंट में जॉकी को रख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पाथ में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसमें से तो करंट जा रहा है भाई, ये तो प्राइमरी सर्किट है, इसमें से करंट जा रहा है, लेकिन वो करंट यहाँ डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो डिवाइड कब नहीं होगा, इस पाथ में क्यों करंट नहीं जा रहा है, जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम रहेगा तब जाएगा क्या सर, करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू ही चेंज नहीं हो रही है, तो फिर करंट जाएगा कैसे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर, तो करंट इधर जाएगा क्यों, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि E1 विल बी प्रोपोर्शनल टू, या E1 विल बी इक्वल टू, जहाँ पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिली L, बैलेंसिंग लेंथ यानी जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की नीडल हो गई 0 पर, डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो वहाँ पर E1 को आप किसके इक्वल लिख देंगे, K × L के। कैसे लिख देंगे, तो देखो यहाँ लगाते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक। किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो इसमें पाथ हम ऐसे घूम गए, ठीक। हम इसको क्या मान लें, KL पोटेंशियल ड्रॉप मानने की बजाय हम इसको यूँ माने कि I × R, इस वायर का रेसिस्टेंस I × R' कर लीजिए, लेंथ अलग है तो रेसिस्टेंस भी अलग होगा, ठीक। तो अब ये I × R' की बात करें तो पहले तो यहाँ से चले जाओ, इसमें आप गए तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुए, नेगेटिव टर्मिनल से निकले, नेगेटिव से निकले तो EMF कैसा हो गया, ये वाला EMF आप कैसे लिखोगे, -E1, ठीक। फिर गैल्वेनोमीटर का मानकर चलिए कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, फिर यहाँ से यहाँ गए, करंट आपका ऊपर वाले सर्किट में कहाँ से कहाँ था, A से C में आ रहा था, करंट तो I किधर जा रहा था, इधर जा रहा है, और हमारा पाथ किधर है, इधर, तो हम ऑपोजिट पाथ में जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू करंट से उल्टे पाथ में जा रहे हैं। तो ये जो IR पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस लेंथ में, उसको हम ऐड कर देंगे IR' को, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक। या मैं यूँ कहूँ कि इस E1 को उठाकर उधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, E1 विल बी इक्वल टू IR'। R' क्यों, क्योंकि L लेंथ आई है,
पूरा जो वायर था उस पूरे वायर की रेसिस्टेंस था R, तो L लेंथ उसकी अलग है तो उस लेंथ का अलग रेसिस्टेंस आएगा, उसी को मैंने लिख दिया R डैश। समझ में आई बात? यानी E1 इज इक्वल टू I R डैश। ठीक, और ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर, इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। I इंटू आर क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप। और ये अगर पोटेंशियल ड्रॉप है तो मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ कि E1 विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल ड्रॉप है कितना? K इंटू एल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? K इंटू एल। समझ में आई बात? यानी जो EMF है इस सेल का वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो लेंथ आपको मिल गई बैलेंसिंग लेंथ, उसके साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ द गिवन सेल। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से किसी सेल का आपको क्या निकालना है? EMF निकालना है। ठीक है, अब देखिए, चलें आगे। आपके NCERT में ये पार्ट दे नहीं रखा है क्योंकि आपको केवल वहाँ उन्होंने 2 ही एप्लीकेशन दी हैं, दैट इज फर्स्ट इज टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स एंड सेकेंड इज टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं जो आपके NCERT की बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट है। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलें आगे। चलिए, इसकी थ्योरी ही समझा रही क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं या फिर थ्योरी भी पूछता है, तो थ्योरी के लिए आपको नोट्स मैं बाद में प्रोवाइड करती हूँ, पर आप इसको कहीं भी आपके पास टेक्स्ट बुक है या कोई और बुक है आप उसको रीड करेंगे और कोशिश करें अपने नोट्स खुद बनाने की, क्योंकि वो बेस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलो अब हम बात करें, तो ये जो सर्किट बनाया ना मैंने ये वाला बाद में, दिस इज सेकेंडरी सर्किट। ठीक, इस सर्किट को हम कहेंगे सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी, दैट इज टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल हैं आपके पास, जैसे आपको लैब में एक लेक्लांस सेल दिया जाएगा, दूसरा डेनियल सेल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कंपेयर द EMF ऑफ दीज 2 सेल्स। उन दोनों सेल्स का आपको EMF कंपेयर करना होगा। तो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? सिंपल सर्किट है, प्राइमरी सर्किट में तो कोई चेंज नहीं होना है। चेंज कहाँ होगा? सेकेंडरी सर्किट में। अब वो भी क्या चेंज होगा, एक बार आराम से ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो क्या किया हमने, जब EMF निकाला तो हमने एक सेल यहाँ जोड़ रखा था, इसी के पैरेलल में दूसरा सेल भी जोड़ दो। बिल्कुल सिमिलर वे में उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? उस टर्मिनल के साथ जुड़ा होना चाहिए जो ऑक्सिलरी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सिलरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसको कह देते हैं E2। दूसरा सेल है उसका EMF है E2। एक बात और, आप जो ऑक्सिलरी बैटरी या स्टैंडर्ड बैटरी यूज़ करेंगे, इसका जो पोटेंशियल है वो इनके EMF के कंपेयर्ड, मतलब आपको अगर एक अंदाज़ा है कि ये कितने आने वाले हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कितने आ रहे हैं, तो आप इनके कंपेयर्ड इस ऑक्सिलरी बैटरी को हाई वोल्ट पर रखेंगे, अदरवाइज़ वो इनको बैलेंस ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि ऑक्सिलरी पोटेंशियल डिफरेंस और I must say EMF of the auxiliary battery should be much greater than the EMF of the 2 cells which are said to be compared। जिनको कहा जा रहा है कि कंपेयर करिए, उनके लिए E1 और E2 की वैल्यू जो है उसके कंपेयर्ड ऑक्सिलरी बैटरी का EMF बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर ये 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है या 2.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, ये 2.5 वोल्ट है, तो ऑक्सिलरी बैटरी आप कम से कम 10 वोल्ट लेंगे। ठीक है, तभी वो इनको बैलेंस कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक है भाई, आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फिर वो नल पॉइंट देगा कहाँ? देगा ही नहीं। कैसे देगा भाई? इसका पोटेंशियल उसके बराबर होगा ही नहीं, तो नल पॉइंट आएगा तो करंट जाता रहेगा। भाई जिस सर्किट में कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ जहाँ पर कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी तरफ करंट चलता रहेगा।
ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों सेल्स के बीच में एक की लगा देनी है, ये एक, ये दो, टू वे की होती है, ठीक है। और उस टू वे की के मिड टर्मिनल से आप जोड़ें गैल्वेनोमीटर को, और गैल्वेनोमीटर से फिर जोड़ दीजिए जॉकी को, ठीक, जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम, जैसे हमने सेल को बैलेंस किया था किस केस में, जब हम केवल सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने सेल को कैसे बैलेंस किया था, इस सेल को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 सेल को कनेक्ट किया, ये कर दिया, E1 सेल को कनेक्ट कर दिया, यानी टू वे की है, उसमें से यहाँ पर जो की है उसमें हमने नॉब डाल दी, और अब ये सर्किट कनेक्शन में आ गया, ठीक। अब ये सर्किट कनेक्शन में आ गया, तो अगर हमें लेंथ L1 पर क्या मिल रही है, लेंथ L1 पर अगर हमें नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस लेंथ L1 पर अगर हमें नल पॉइंट मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये EMF इस लेंथ L1 पर बैलेंस हो रहा है, तो वी कैन से E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। E1 क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या सिंपली कहिए कि K इंटू L1 जो कि पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा, ठीक। ये आ गया आपका फॉर ऑन बैलेंसिंग फर्स्ट सेल। आपने पहले सेल को बैलेंस किया, और पहले सेल के लिए आपने सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करी, और आई मस्ट से नल पॉइंट फाइंड आउट किया, तो वो लेंथ आपके पास आ गई L1, ठीक। अब ऑन बैलेंसिंग सेकेंड सेल, ऑन बैलेंसिंग सेकेंड सेल, सेकेंड सेल को बैलेंस करना है तो फर्स्ट सेल को हटाना पड़ेगा, हटा दिया, उसमें से की हटा दी, अब हमने जोड़ दिया इस पार्ट को, ये जोड़ दिया। अब सर्किट में कौन सा सेल कनेक्ट हो गया, ये वाला, ठीक। अब वो ज़रूरी नहीं है अब जॉकी आपको यहाँ पर दे, अब जॉकी मान लीजिए आपको दे रही है यहाँ पर, जॉकी आपकी कनेक्ट हुई है यहाँ पर, J डैश कह रही फिलहाल, ठीक। और ये लेंथ है आपकी, फॉर एग्जाम्पल दिस लेंथ इज L2, ये यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L2, ठीक। तो अब यानी सेकेंड सेल के लिए आपकी लेंथ L2 है, तो E2 विल बी इक्वल टू K इंटू L2, ठीक, ये हो सकता है। अब कंपेयर करना है तो रेशो निकाल दीजिए, कंपेयरिंग, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपेयरिंग यानी E1 बाय E2 दैट विल बी इक्वल टू L1 बाय L2, दिस इज कंपेरिजन ऑफ टू सेल्स। दोनों सेल्स की बैलेंसिंग लेंथ्स का रेशियो फाइंड आउट कर दीजिए, उनके EMFs का सेल EMF ऑफ टू सेल्स कंपेयर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि EMFs का रेशियो किसके इक्वल है, उनकी बैलेंसिंग लेंथ्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल है। क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। एक पार्ट रह गया आपका, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ तक तो आप समझेंगे, और कल हम इस पर बेस्ड पहले तो ये आपका थर्ड पार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर।